कॉपर सल्फेट बना लेगा, कॉपर बना लेगा। और ये कॉपर जो था वो कहाँ डिपॉजिट, एवरीवन। तो आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। ये मेटल एंड नॉन मेटल का जो पार्ट टू है, अकरेंस ऑफ मेटल का, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपन मेटलर्जी से जो मेटल को निकालते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको बाद में अपन कैसे रिफाइन करें, बाद में उसको कैसे इम्प्योर से प्योर बनाएं। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस होती है। ठीक है। तो इसमें हमें कैसे किसी मेटल को जो इम्प्योर है और उसको कैसे प्योर बनाना है, उसको हमें समझना पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहलाती है। देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से एक सेटअप बनाना है। ठीक है। और इस सेटअप के अंदर एक सॉल्यूशन लेना है, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो। ठीक है। अब आप देखते हो कि इस टैंक में जो सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो आपने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। क्या लेने हैं? दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। फिर उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, जो एक आपका जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, उसको आप क्या नाम दोगे? कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसको आप क्या नाम दोगे? एनोड। ठीक है। फिर दोनों आपको इलेक्ट्रोड्स को क्या करना है? बैटरी से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में आप क्या करोगे कि इतना आपने कर दिया, उसके बाद में आप देखोगे कि जिस मेटल को भी आप प्योर कर रहे हो, ठीक है, जिस मेटल को आप इम्प्योर से प्योर कर रहे हो, तो जो इम्प्योर मेटल होगा, देखो जैसे मान लो मुझे कॉपर को क्या करना है? प्योर करना है। तो इम्प्योर से मेरे को प्योर करना है, तो इम्प्योर का जो कॉपर, इम्प्योर कॉपर होगा, उसका तो तार देखो बनेगा, बट क्या होगा उसके अंदर? गुड कंडक्टर नहीं होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी फ्लो नहीं होगी। ठीक है। तो मुझे क्या करना है? उसको इम्प्योर से प्योर बनाना है। तो पहले देख लेते हैं कैसे होता है, कैसे हम किस मेटल को कहाँ रखते हैं, एनोड पे कैथोड पे, वो देख लेते हैं। देखो इम्प्योर मेटल को आपको कहाँ रखना है? एनोड पे रखना है। इम्प्योर मेटल को, जिस मेटल को आप प्योर कर रहे हो, जिस मेटल को आप प्योर कर रहे हो उस मेटल को कहाँ रखना है? एनोड पे रखना है। फिर उसके बाद में कैथोड पे क्या रखना है आपको? उसी सेम मेटल का प्योर स्ट्रिप रखना है। ठीक है। प्योर मेटल रखना है, उसी सेम मेटल का, जिस मेटल का एक प्योर स्ट्रिप लेना है। ठीक है। जिस मेटल को आप प्योर कर रहे हो, ठीक है, जिस मेटल को आप प्योर कर रहे हो उसी मेटल का आपको क्या करना है? प्योर स्ट्रिप लेना है, पतली सी स्ट्रिप लेनी है कैथोड पे। तो यहाँ पे मैंने कॉपर लिया, यहाँ पे सपोज करो मैंने कॉपर लिया, और यहाँ पे मैंने कॉपर का प्योर लिया स्ट्रिप, पतली सी एक पट्टी ली मैंने, और वो कहाँ लगा दी? मैंने कैथोड पे लगा दी। ठीक है। और आपको सॉल्यूशन कौन सा लेना है? सॉल्यूशन लेना है आपको उसी मेटल का, जिस मेटल का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ लोगे आप। मान लो मुझे कॉपर का करना है, तो कॉपर का ही मेटल, कॉपर मेटल का ही सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ठीक है, CuSO4। ठीक है। तो वो आपको लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब आपने इतना समझ लिया है कि एनोड पे हमें इम्प्योर मेटल लेना है और कैथोड पे हमें प्योर मेटल लेना है। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट हमें उसी सेम मेटल का लेना है, मतलब सॉल्यूशन उसी मेटल का लेना है जिस मेटल को हम क्या कर रहे हैं? इम्प्योर कर रहे हैं, सॉरी प्योर कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्योर से प्योर कर रहे हैं। तो आप देखो, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है कॉपर का, हमने एग्जाम्पल किसका लिया है? कॉपर का लिया है। देखो, तो आपने एनोड पे क्या लिया? इम्प्योर मेटल लिया। कैथोड पे जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, उस पे क्या लिया आपने? प्योर मेटल लिया, कॉपर का, उसी मेटल का लिया जिस मेटल को हमने बाद में क्या करना है? प्योर करना है। दोनों को आपने क्या किया? रख दिया। एक प्योर मेटल लिया, एक इम्प्योर लिया। ठीक है। फिर देखो, एनोड पे आपने इम्प्योर लिया, कैथोड पे आपने प्योर कॉपर लिया, उसकी थिन स्ट्रिप ली। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया आपने? सॉल्यूशन कौन सा लिया टैंक में?
कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट का लिया, क्यों लिया, क्योंकि उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जिस मेटल को आप क्या कर रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, मतलब प्योर कर रहे हो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, और क्या लिया साथ में आपने, कॉपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट एसिड लिया। अच्छा, डाइल्यूट एसिड इसलिए लेंगे ताकि आयंस बने, और आयंस बनेंगे तो आपको पता है क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी आयंस की वजह से, ठीक है। तो आगे देखो इसमें, अब एनोड पे क्या होगा, अब देखो एनोड पे क्या होगा। अब जैसे मान लो कि हमने एनोड पे कॉपर लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एनोड पे जो कॉपर है, जब बैटरी ऑन होगी, मान लो आपने स्विच ऑन किया, हमारा जो बैटरी था, हमारी जो बैटरी थी, उसका हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया। तो क्या होगा, इसमें से जो कॉपर है वो निकलेगा बाहर, कॉपर क्या होगा, बाहर निकलेगा, कॉपर +2 की फॉर्म में, ठीक है। और वो कहाँ गिर के चला जाएगा, टैंक के सॉल्यूशन में, ठीक है। और यहाँ पे पीछे क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर टूट टूट के यहीं गिरेगा ना, इसी में, ये टूटा और इस टैंक के सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस प्लेट पे देखो आप, ये प्लेट जो है ये कौन सी है, एनोड वाली है। तो ये पॉजिटिव जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम के कैथोड की तरफ आएंगे। हमने पढ़ा ना इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि जो करंट होता है उसके अपोजिट ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। कन्वेंशनल करंट जो होता है उसके अपोजिट में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। तो करंट जो है उसके अपोजिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव से होके नेगेटिव की तरफ आएंगे, ठीक है। अब जो ये कॉपर+2, जो कॉपर+2 है वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, हमारे कैथोड के पास, ठीक है। तो ये जो निकल निकल के कहाँ जाएगा, आप देख रहे हो, ये निकल निकल के जाएगा हमारे यहाँ पे, कॉपर यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि ये जो सारा का सारा कॉपर यहाँ से निकल के इस पे, इसके पास जाके डिपॉजिट हो गया है। तो यहाँ पे क्या बचा, अब एनोड के पास क्या बचा, इम्प्योरिटीज बची। अब वो सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज होगी एनोड पर, वो सारी की सारी कहाँ जाके सेटल डाउन हो जाएगी, एनोड के नीचे। अगर वो इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल है, अगर मान लो कि वो इम्प्योरिटी सॉल्युबल है, क्योंकि दो प्रकार की इम्प्योरिटीज होती है, एक होती है सॉल्युबल और एक होती है इनसॉल्युबल। अगर वो सॉल्युबल है तो वो तो इस सॉल्यूशन में क्या होगी, डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। और अगर वो इम्प्योरिटी है, वो कैसी है, इनसॉल्युबल है, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी। और कहाँ जाके बैठ जाएगी, एनोड के नीचे। तो फिर इस इम्प्योरिटी को अपन नाम दे देते हैं एनोड मड, ठीक है। इस इम्प्योरिटी को अपन नाम दे देते हैं एनोड मड, एनोड। अब देखो कैसे हुआ, देखो एनोड पे क्या हुआ, कॉपर जो था, यहाँ पे आप देख सकते हो, एनोड पे, एनोड पे जो कॉपर था वो टूटा, किस में टूटा, Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। अब फिर वो कॉपर+2 जो था वो इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। और ये कॉपर जो था वो कहाँ डिपॉजिट हुआ है, कैथोड पर हुआ है, ठीक है। जो कॉपर+2 था ना वो तो सॉल्यूशन के अंदर गया, फिर वो सॉल्यूशन से होके कहाँ गया, कैथोड के पास गया, डिपॉजिट हो गया। तो उसने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, एक्सेप्ट किए। भाई +2 का मतलब क्या हो गया, उसके पास कमी होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की। अरे अगर किसी, मान लो जैसे सोडियम है, अगर सोडियम आपको, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा कितना होता है, 281 होता है। अगर सोडियम प्लस का देखेंगे तो क्या होगा, 2 8। इसका मतलब इसने किसी को दिया इलेक्ट्रॉन, अभी तो एक जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है लास्ट शेल में। तो यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसके पास दो कम थे, तो दो इसने ले लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स और वापस क्या बना लिया, अपना कॉपर बना लिया। फिर उसके बाद में जो इम्प्योरिटीज थी, अगर वो सॉल्युबल होगी तो वो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगर वो इनसॉल्युबल है तो वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी। और एनोड के नीचे जाके बैठेगी तो उसको नाम क्या देंगे, एनोड मड। देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे जाके बैठ गई, इसको अपने क्या नाम दिया, एनोड मड, ठीक है। थैंक यू सो मच। यही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसी प्रोसेस के बाद जो है क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे पूछे जाते हैं, एनोड मड क्या होता है, बार बार इस पे क्वेश्चन आता है।
और इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें कौन कौन से मेटल रिफाइन करने चाहिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो देखो हम क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्यों करते हैं। देखो ऐसे जो टॉप रिएक्टिव होते हैं, जो टॉप रिएक्टिव होते हैं, टॉप मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका सोडियम। अब आपको पता है कि नेचर में जो सोडियम है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करके बैठा ही होगा। अगर ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बैठा होगा तो इसने सोडियम ऑक्साइड बना लिया होगा। अब इसकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ में, सुनना ध्यान से, इस सोडियम की जो एफिनिटी है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ज़्यादा है। एफिनिटी का मतलब जो लगाव है, जो जुड़ाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन रिडक्शन नहीं करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे ना रिडक्शन। तो यहाँ पर अगर अपन में कार्बन एक जो रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर रिडक्शन नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे मेटल्स जिनका रिडक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो उनको अपन कैसे इम्प्योर से प्योर बनाएं, कैसे उनको सोडियम ऑक्साइड से सोडियम, इसमें से मुझे अगर सोडियम चाहिए, इसमें से मुझे ओनली सोडियम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज क्योंकि ये जो मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ में इतना ज़्यादा एफिनिटी बना चुका है, इतना ज़्यादा एफिनिटी बॉन्ड बना चुका है कि जिसकी जो कार्बन है वो उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो मुझे अगर ऑक्सीजन हटाना है, मुझे रिडक्शन करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफ ठीक है, थैंक यू सो मच।